आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है बजट, इसे कवर करेंगे। सॉरी, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 बजट को कवर करेंगे। ये चैप्टर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक, तो बजट होता क्या है, क्या कहानी है? तो बजट जो है वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक, फ्रेंच वर्ड जिससे ये बना है, उस वर्ड का मतलब होता है बोगेट्स। ठीक, वो वर्ड है बोगेट्स। बोगेट्स का मतलब होता है एक स्मॉल बैग। ठीक, अब बजट की बात करें, बजट क्या होता है? तो बजट जो है एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो शो करता है, शोइंग, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, एस्टिमेटेड receipts and expenditure of government in a fiscal year। ठीक, तो बजट की डेफिनेशन की बात करें तो बजट की डेफिनेशन होती है कि बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो शो करता है क्या, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। इसका सरकार का, जो सरकार एक फिजिकल ईयर में मतलब एक साल के अंदर करती है, जनरली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच। अब सर ये होता क्या है, बजट कहानी क्या है? देखो, हम सबके घरों में अगर हम बात करें, जो हमारी मदर होती है वो क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है, मंथली बजट जिसे हम लोग कहते हैं। तुमने देखा होगा, उसमें मम्मी हमेशा हिसाब लगाती है कि जब सैलरी आएगी, मतलब जिसके फादर जॉब में होंगे या जिसके पापा शॉप, अपना बिजनेस होगा खुद का, कि पापा पैसे लेके आएंगे, मतलब प्रॉफिट लेके आएंगे या इनकम लेके आएंगे, उसमें से क्या क्या पेमेंट करने हैं, स्कूल की फीस जमा करनी है, ट्यूशन फीस जमा करनी है, दूध वाले के पैसे देने हैं, ठीक है, इसके अलावा बुक्स मंगानी है, घर में कोई फेस्टिवल है तो उसमें कितना खर्चा हो जाएगा। तो मतलब एक एस्टिमेटेड हिसाब किताब मम्मी लगा के रखती है कि जैसे अगर मान लो इस महीने में कोई फेस्टिवल है, सपोज करो दिवाली है, तो दिवाली पे एस्टिमेटेड 10-12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या करा जाता है, एक एस्टिमेटेड बजट जो है वो बनाया जाता है हर घर में। तो ऐसा ही एक बजट, तो इस बजट में अगर देखो ध्यान से, मम्मी ने क्या क्या हिसाब लगाया। मम्मी ने देखा कि रिवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं, रिवेन्यूज मतलब इनकम जो घर में आएंगी, अर्न होंगी, और उन रिवेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा किनको पूरा करने के लिए, जो घर के खर्चे होते हैं। ठीक, तो ये हम घर के लेवल से बात कर रहे थे अपने। ठीक, अब यही चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो बजट पढ़ाया जाएगा वो पूरे देश का पढ़ाया जाएगा, मतलब हमारी पूरी कंट्री का पढ़ाया जाएगा कि हमारे बजट में, जो देश का बजट होता है, उसमें सरकार के एस्टिमेटेड रिसिप्ट, सरकार के पास मतलब पैसा कहाँ से आएगा और सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, ये मेंशन करा हुआ होता है। अब अगर बजट की हम बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है हमारी, या कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को हम लोग यूनियन बजट भी कहते हैं। ठीक है, ये बजट, यूनियन बजट अगर मैं बात करूं, हर साल फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो लोकसभा के अंदर किया जाता है। अब प्रेजेंट कौन करता है? तो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो इसे प्रेजेंट करता है। ठीक, करेंटली हमारी
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मिसेस निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक, तो इतना बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, मतलब एग्जाम में अगर एमसीक्यूज वगैरह आ जाएं। तो अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करना है, जो एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा और आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट को बनाने के पीछे क्या सरकार का बस इतना ही उद्देश्य है, क्या इतना ही ऑब्जेक्टिव है, इतना ही एम है कि हम एक एस्टिमेट्स बना के रखें कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हम यहाँ कहाँ खर्च करेंगे? नहीं, बजट का इस्तेमाल जो है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो कई चीजों के लिए करती है। किन किन चीजों के लिए करती है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं एक एक करके। जैसे बजट, बजट का सबसे पहला काम होता है, सरकार का उद्देश्य होता है बजट की मदद से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ावा देना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ हमें पता है कब होगी, जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और या सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की जाएंगी, क्योंकि हमें पता है हाउस होल्ड जो सेविंग करते हैं, बैंक्स उन्हीं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसे देते हैं, प्रोड्यूसर्स को देते हैं, जिनसे वो प्रोडक्शन करते हैं और जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि देश के अंदर क्या करना, ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना जिससे देश के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को क्या मिले, बढ़ावा मिले, इंक्रीज मिले। तो बजट का पहला ऑब्जेक्टिव आप ये लिख देंगे। 3 नंबर में देखो, ये सेपरेटली पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें इतना ही आपको लिखना है क्या, कि बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना या अचीव करना होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बजट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके थ्रू देश में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को इंक्रीज किया जा सके। ठीक, तो इतना लिखना है आपको। अगला जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव इसका, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, सरकार क्या करती है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करती है कि वो क्या बना सके, एक बैलेंस क्रिएट कर सके किसके बीच में, गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच बीच में। ठीक, और सोशल वेलफेयर के बीच में। ठीक, तो बजट का मेन पर्पस होता है क्या करना, बैलेंस क्रिएट करना किसके बीच में, गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के लिए। अब सरकार इसके लिए क्या करती है सर, सोशल वेलफेयर को करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। ठीक, मतलब सरकार रोड्स बनवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छा करेगी, ठीक है, या फिर हम बात करें डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करेगी। इससे सबसे क्या होगा, सोशल वेलफेयर फैलेगा। ऑन द अदर हैंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए सरकार क्या करेगी, टैक्स का इस्तेमाल करेगी, किसके ऊपर, अमीरों के ऊपर। ठीक, ताकि रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जा सके, किस पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसके अंदर आप यही बातें लिख दोगे, 3 बातें कौन कौन सी, रीएलोकेशन, बजट का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए इस ढंग से कि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके किसके बीच में, गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में। सोशल वेलफेयर को करने के लिए सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग तरीके से। सरकार रोड्स बिल्ड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा करती है, रोड्स वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदती है कंट्री के लिए। ठीक, अलग अलग प्रकार से सरकार क्या करने की कोशिश करती है, सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करती है। और
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए सरकार क्या करती है, अमीरों के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। तीसरा, अब ये भी जो है मजेदार बात ये है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पर्टिकुलरली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन सा है, ये तुम्हें पता ही होगा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पर्टिकुलरली नहीं पूछा जाता, और हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो पूछ भी ले 3 नंबर में। ठीक, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का। ठीक, सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने करने के लिए क्या करती है, अलग अलग टाइप के पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम करती है। ठीक, क्या करती है सरकार जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट करती है, किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, या फिर सरकार क्या करती है, खर्चा करती है किसके ऊपर, सॉरी यहाँ लिखना एक्सपेंडिचर, खर्चा करती है किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स। ठीक, जैसे कि इससे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स खरीदेगी, मशीन खरीदेगी, तो इससे भी अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो भाई लोगों को हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, मशीन को चलाने के लिए इंसान तो चाहिए, हमने पढ़ा भी है ह्यूमन, उसमें ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर में आईईडी में, कि जो फिजिकल कैपिटल होती है हमारी, उसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो वही है पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, मतलब रोड्स बनवाना, डैम बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, ये सब क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सरकार ये काम करती है। 3 हो गए। इसके अलावा सरकार और क्या बजट के थ्रू अचीव करने की कोशिश करती है, तो बजट के थ्रू सरकार देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। स्टेबिलिटी मतलब देश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना ही देश के अंदर इन्फ्लेशन हो और ना ही देश के अंदर डिफ्लेशन। ठीक, तो बजटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए सरकार काम करती है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ये भी 3 नंबर में सेपरेटली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। अब इसको करने के लिए करती क्या है, तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है, अपना खर्चा कम कर देती है। ठीक, या फिर इंक्रीज कर देती है टैक्सेस को। और डिफ्लेशन को करने के लिए सरकार क्या करती है, अपना खर्चा इंक्रीज कर देती है, या फिर वो क्या करती है, टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है। तो फिर इससे ऐसे कैसे काम चलेगा, देखो इन्फ्लेशन क्यों है देश के अंदर, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तभी तो देश के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड है, मतलब प्रोड्यूसर के पास बेचने को एक डब्बा है और लोग मांग 3 डब्बे रहे हैं, यही तो सिचुएशन है। ठीक, अब डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोग ज्यादा गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं, मतलब खर्चा ज्यादा है देश के अंदर। और हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, इन सब में होता है। तो अगर सरकार अपना खर्चा थोड़ा कम कर देगी तो उससे थोड़ी तो डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन कम होगा। पर टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होगा, सरकार अगर टैक्सेस बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो लोग हो सकता है उन गुड्स को कम खरीदे। तो क्या होगा, अगर हम बात करें उससे भी हमारे देश के अंदर अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। अब इसका उल्टा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी डिफ्लेशन की सिचुएशन में, ताकि क्या करा जा सके, डिमांड को बढ़ाया जा सके,
टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। टैक्सेस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इस चीज को अगर हम बात करें तो कुछ कहते हैं, जब सरकार ये दोनों काम करती है तो इसे कहते हैं, अगर हम बात करें, सरप्लस बजट, और इसे कहते हैं डेफिसिट बजट। ठीक, तो ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव होता है किसका, गवर्नमेंट बजट का। चलो पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक, क्या करना, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को कम करना भी सरकार का बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक दूसरे नाम से भी आ जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो दोनों ही सेम है। ये भी क्या सर 3 नंबर में पूछा जा सकता है, हाँ ये भी सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखो इन चारों में से एक मिलेगा ही मिलेगा, 101% गारंटी की बात है। इस पेपर में 18 तारीख को तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, सरकार क्या करती है, बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, जो क्या करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। सरकार क्या करती है, अपनी बजट का इस्तेमाल करती है इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। अब कैसे कम होंगी सर इनकम इनइक्वालिटीज, तो इनकम इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, अमीर ज्यादा कमा रहे हैं और गरीब कम कमा रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटी सरकार क्या करती है, अब देखो दो लोग हो गए, एक हो गए रिच और एक हो गए पुअर। सरकार क्या करेगी, रिच के ऊपर हाई टैक्सेस लगाएगी ताकि उनकी इनकम को कम किया जा सके, और पुअर्स को सब्सिडी देगी ताकि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इससे ये तो नहीं कहेंगे कि रिच और पुअर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, लेकिन हाँ जो इनके बीच का गैप होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो 3 नंबर में आप यही लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट, बजट का इस्तेमाल करती है सरकार इनकम इनक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। इनक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए सरकार अमीरों के ऊपर टैक्स लगाती है ताकि उनकी इनकम को कम किया जा सके। एज अ रिजल्ट जो उनकी इनकम होती है वो कम हो जाती है, और गरीबों को सब्सिडी देती है ताकि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी पूरी तरीके से तो कम नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है। छठा और आखिरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक, ये एक बार दो बार पेपरों में ये भी 3 नंबर में आ गया। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर के चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं बात करूं तो ये खाली 1 स्टार का इंपॉर्टेंट है। वो वाले ऊपर वाले हमने जितने भी पढ़े ये सारे 2 स्टार की इंपॉर्टेंस रखते हैं अगर बात की जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने जितने भी ये पढ़े ये सारे हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस लास्ट वाले पॉइंट के मुकाबले। तो अब देखते हैं इसमें क्या है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकार क्या करती है, सरकार पैसा खर्च करती है। किस चीज के ऊपर खर्च करती है, सरकार पैसा खर्च करती है मैनेजमेंट के ऊपर, किसके, ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जितनी भी पब्लिक सेक्टर में कंपनियां होती हैं। ठीक, इसके अलावा सरकार क्या करती है, उन्हें
फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल हेल्प क्या करती है? प्रोवाइड करती है अगर वो क्या हो जाती है, इन केस वो लॉस मेकिंग या फिर सिक यूनिट्स बन जाती हैं। तो तो बस इसके अंदर आपको इतना सा ही लिखना होता है। तो ये अगर हम बात करें बजट के ऑब्जेक्टिव्स की कहानी जो थी वो यहाँ पे निपट जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कैसे कैसे आगे बढ़ाते हैं? देखो, बजट की अगर मैं बात करूं तो हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू बजट और एक होता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल बजट के भी दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो बजट के ये हमारे अगर हम बात करें मोस्टली चार चीजें बजट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या होते हैं? देखो, रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जिससे सरकार की एसेट्स ना बढ़ती है ना घटती है। सरकार की लाइबिलिटी ना बढ़ती है ना घटती है। मतलब इनका एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता। कैपिटल बजट वो बजट होता है जिससे या तो सरकार की एसेट्स बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, या सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी या सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाएंगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिस जिस खर्चे को करने से, मतलब मोटा खर्चा जब सरकार करेगी तो सरकार कुछ ना कुछ डैम बनाएगी, बिजनेस बनाएगी या फिर मशीन खरीदेगी, फैक्ट्री खोलेगी, स्कूल खोलेगी, तो एसेट्स बढ़ेंगी, इससे एसेट्स बढ़ जाएंगी। ठीक, इस मोटा खर्चा करने से क्या होगा, हमारी एसेट्स जो होंगी वो हमेशा बढ़ जाएंगी, या फिर हमारी जो लाइबिलिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो असल लाइबिलिटी कैसे कम हो जाएगी? ठीक, अब मान लो हमारे ऊपर कोई लोन है, अगर हम उसे रीपे कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं। इसी तरीके से ये रेवेन्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास पैसा आता है। इनसे या तो हमारी एसेट्स कम हो जाती हैं या हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होंगे जिन्हें करने से ना ही हमारी एसेट्स बढ़ेंगी और ना ही हमारी लाइबिलिटी कम होंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होंगी जिनकी वजह से ना ही हमारी एसेट्स घटेंगी और ना ही हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर मैं देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या आता है। तो अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करो तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है आपकी टैक्स रिसिप्ट्स और एक होती है आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन अगर हम बात करें कैन नॉट बी शिफ्ट, शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका जो बर्डन होता है कैन बी शिफ्ट शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक। ये क्या होते हैं? ये रिग्रेसिव होते हैं इन नेचर में। ठीक। डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं हमारी इनकम के ऊपर या हमारी वेल्थ के ऊपर। जो ये टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये इम्पोज किए जाते हैं हमारे कंजप्शन के ऊपर। ये इनडायरेक्टली हमारी इनकम पे और वेल्थ पे असर डालते हैं। तो मैंने इतना क्यों समझाया? इतना इसलिए समझाया, एग्जाम में 3 मार्क्स का इनके बीच डिफरेंस आ जाएगा, तो आप डिफरेंस लिख सकते हो। अब इसके अलावा एग्जाम्पल अगर पूछ ले बाई चांस, तो इनकम टैक्स हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, या आप वेल्थ टैक्स ले सकते हो। ठीक। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ले सकते हो। ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? नॉन टैक्स रिसिप्ट अब वो रिसिप्ट होती हैं जो टैक्स के अलावा सरकार की होती है। इनको भी पर्टिकुलरली वो पहचानने को दे देते हैं कभी कभी बेटा एग्जाम में, कि बताओ कि कौन सी टैक्स रिसिप्ट है और कौन सी नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो टैक्स रिसिप्ट तो टैक्स लगा ही होगा इससे आगे। ठीक। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बात अलग है, पहचानना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ऐसा आता भी नहीं है। लेकिन टैक्स और नॉन टैक्स की पहचानने को आता है तो वो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी हो गई सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो सरकार की पहली नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ, सरकार को जो इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, सरकार ने जो भी लोन दे रखे हैं किसे, स्टेट गवर्नमेंट को या प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक। जो सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रखे हैं, उसके ऊपर मिलने वाला हमारा इंटरेस्ट पहली इनकम। दूसरी इनकम सर क्या है? दूसरी इनकम जो भी सरकार प्रॉफिट कमाती है या सरकार को डिविडेंड मिलता है, किससे? अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस से। शॉर्ट में निकला। फिर उसके अलावा जो भी फीस और फाइन्स होते हैं, फीस मतलब बर्थ सर्टिफिकेट की फीस, डेथ सर्टिफिकेट की फीस, फाइन्स मतलब चालान वगैरह हो गए जो होते हैं, ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? सरकार को जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं या डोनेशन मिलते हैं, कहाँ से? कहीं से भी, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक। कहाँ से? फॉरेन से। ठीक। वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट, ये हमारा इसका पार्ट होता है। अक्सर ये क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, अब सरकार ने तुम्हारे घर के बाहर से 8 लेन हाईवे बना, एक्सप्रेस वे बना दिया, बढ़िया था। ठीक। अब तुम्हारे घर की अगर कीमत इसके बनने से पहले 3 करोड़ थी, तो अब ये बढ़ते भैया 10 करोड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो सरकार कहती है तुम्हें फायदा हुआ, तुम कहते हो हाँ हुआ, सरकार कहती है लाओ पैसा। ठीक। ये होता है। इसके अलावा एसटी, अगर कोई इंसान बिना लीगल हायर छोड़े अपना मर जाता है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। ठीक। तो ये हमारी एसटी कहलाती है। तो ये कौन सी रिसिप्ट होती है? अगर हम बात करें, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी होती है। ठीक। इसके अलावा और क्या होता है सर? कैपिटल रिसिप्ट होती है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी
कैपिटल रिसिप्ट, पहले रिसिप्ट समझ लेते हैं फिर एक्सपेंडिचर पढ़ लेंगे। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर मैं बात करूं, सरकार जो भी हमारे देश के मार्केट से बोरोइंग्स करती है वो हमारी इसके अंदर आ जाती है। बोरोइंग्स करने की वजह से सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऊपर जितनी भी रिसिप्ट हुई, अगर तुम ध्यान से देखो उनसे कोई भी एसेट को लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स सरकार के ऊपर उसको कोई बर्डन है, सरकार को बाद में पैसा देना है, नहीं देना ना। इसके अलावा फाइन्स चालान वगैरह ये सब तो सरकार को कुछ बाद में देना है, कुछ नहीं देना है। लेकिन हाँ, इसमें सरकार को मार्केट बोरोइंग करी सरकार ने, सरकार को बाद में पैसा देना पड़ेगा। ठीक, ये सर कहाँ से कर सकती है बोरोइंग्स? अगर ये बोरोइंग्स अगर हम बात करें वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, ठीक, हमारे इनके थ्रू करवा सकती है, ऑक्शंस वगैरह लगवाती है अपने, उनके थ्रू ये बोरोइंग्स होती हैं। ठीक, ऑक्शन का तो सीन खैर कह लो सर अलग ही हो गया। उसमें अगर हम बात करें हमारी एसेट्स ही कम हो जाएंगी तो उसको हम यहाँ हटा देते हैं। ठीक, इसके अलावा अदर बोरोइंग्स, हमारी सरकार जो है अदर बोरोइंग्स मतलब आरबीआई से पैसा उठा लेती है भैया, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा उठा लेती है, आईएमएफ से उठा लेती है, वर्ल्ड बैंक से उठा लेती है। ठीक, तो ये इसमें आता है, मतलब भीख मांगने का हर तरीका हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब से क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं, जो मेरी लाइबिलिटी हैं वो बढ़ रही हैं। अगला आता है हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब मान लो सरकार ने पहले से किसी को लोन दे रखा था। मान लो इंडिया ने, कोई देश है, कोई भी ले लो, श्रीलंका ले लो, इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया। अब श्रीलंका ने वो लोन रीपे कर दिया, तो ये रीपे क्या हो गया? रिकवरी ऑफ लोन हो गई। अब खुद सोचो, ये लोन हमने दे रखा होगा तो अपनी जो हमारी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में हमने इसे अपनी एसेट साइड पे शो कर रखा होगा। ठीक, लोन टू श्रीलंका के नाम से। अब क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा इसे गायब करना होगा। तो मैं बात करूं रिकवरी ऑफ लोन्स होने की वजह से क्या हो गया, मेरी एसेट्स जो हैं वो कम हो गई, तो इसीलिए ये भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। और भी सर कोई होती है? हाँ, और भी होती है। और क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब सरकार क्या कर देती है, सेल कर देती है क्या, शेयर्स, किसके? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। मैं पीएससी लिख देता हूं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सरकार शेयर बेच देती है। किसे? जनरल पब्लिक को, हमें तुम्हें। तो आईपीओ के थ्रू अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये क्या कहलाती है? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। या फिर सरकार क्या करती है डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देती है। किसे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पूरी कंपनी ही बेच देती है। ठीक, ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है। सर डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ये सारी हमारे देश की एसेट्स हैं ये कम हो जाएंगी इससे, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और क्या होता है, सरकार स्मॉल सेविंग्स भी सरकारी बैंकों में जो हमारे देश के लोगों की जमा होती हैं वो भी एक तरीके से सरकार के लिए बोरोइंग्स ही होती हैं, इससे भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, ठीक, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इससे भी सरकार पैसा इस्तेमाल कर लेती है। ठीक, तो ये हमारी कौन सी रिसिप्ट होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। चलो अब तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं, हम लिखते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जिनसे ना ही सरकार की एसेट्स बढ़ेंगी और ना ही सरकार की लाइबिलिटी घटेंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आता है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी सैलरीज आ जाएंगी। किसको? टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दी जा रही है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें, पेंशन आ जाएगी जो सरकार दे रही है रिटायर्ड लोगों को।
जो हमारा तुम्हारा पैसा सरकार के पास जमा है सरकारी बैंक में या किसी भी स्कीम में, उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। सरकार ने जो लोन ले रखे हैं उसके ऊपर भी तो सरकार लोन इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी सरकार का इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो और भी किसी टाइप की सरकार हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा हमारा किसका पार्ट माना जाता है, अगर हम बात करें, वो सारा ही हमारा जो है वो माना जाता है हमारा रेवेन्यू एंटरप्राइज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। चौथा और आखिरी होता है हमारा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें हम, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे या तो एसेट्स बढ़ेंगी, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम ऊपर पढ़ा है ना, ऊपर क्या क्या पढ़ लिया देख लें एक बार, भूल गया मैं। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ ली और कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ ली, हाँ। तो अब जो है अगर बात की जाए तो हमें वही पढ़ना है। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई, तो हमें कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ही पढ़ना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे या तो एसेट्स बढ़ेंगी या हमारे देश की लाइबिलिटी जो होंगी वो कम हो जाएंगी। सरकार जब भी खर्चा करती है, मान लो डिफेंस कैपिटल खरीदने के ऊपर, डिफेंस कैपिटल मतलब टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह खरीदेगी तो वो इसमें आएगा। हाँ, और डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि सर एमुनेशंस, गोला बारूद, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। और सर इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर इसके अलावा सरकार कोई भी खर्चा करती है कोई भी चीज बनाने के ऊपर, जैसे कि मान लो रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया, या हम बात करें कोई भी और कंस्ट्रक्शन हो गया मोटा मोटा, तो वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। सरकार अगर कहीं पे जमीन खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, ठीक, उसके अलावा मशीनरी खरीदती है, तो वो सारा हमारा इसका ही पार्ट माना जाता है। इसके अलावा सरकार अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। डिफेंस कैपिटल से हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, इससे भी हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करने से भी हमारी एसेट्स बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरकार लोन देती है किसे, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन कंट्री को, तो वो भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, उससे भी क्या होगा, हमारे देश की एसेट्स बढ़ जाएंगी। इसके अलावा नॉट बट लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर हमने कोई पहले से लोन ले रखा है, ठीक, तो अगर हम वो चुकाते हैं तो इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये हमारी इसका पार्ट माने जाते हैं। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। ठीक, तो हमारे हमने बजट के सारे पार्ट समझ लिए। अब होता क्या है, तो अब बजट में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पढ़ा बजट में कुछ खर्चे होते हैं सरकार के एस्टिमेटेड, और सरकार की टोटल रिसिप्ट्स होती हैं, यही तो पढ़ा। सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो दो फॉर्म में करती है, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में करेगी या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में करेगी। सरकार को जो भी पैसा मिलेगा वो या तो कैपिटल रिसिप्ट्स की फॉर्म में मिलेगा या सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट्स की फॉर्म में मिलेगा। अब हम छोटे मोटे थोड़े से यहाँ पे ले लेते हैं अपने आप को समझने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, मान लो सरकार ने देश के अंदर रोड बनवाई, ठीक, उसमें सरकार के 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए।
सरकार ने देश में मशीन खरीदी, उसके ऊपर सरकार के अगर मैं बात करूं मान लो 300 खर्च हो गए। ऐसे ही थोड़े से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेता हूं, मान लो सरकार ने सैलरी पे करी और सैलरी पे करने पे सरकार के 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तुम 100 रुपए भी मान सकते हो। सरकार ने मान लो इंटरेस्ट पे किया 50 करोड़ रुपए का, और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान सकते हो आप 250 के। तो सरकार ने इतने इतने पैसे खर्च कर दिए। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि सरकार की थोड़ी सी हम रिसिप्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स, हम मान लेते हैं सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए, कितने, 150 रुपए कमाए। इसके बाद हम मान लेते हैं सरकार ने रिकवरी ऑफ लोन की मदद से भी कुछ पैसे कमाए, मतलब सरकार को कुछ पैसा लोन का वापस मिला, कितने का, 150 रुपए का। हम रेवेन्यू रिसिप्ट ले लेते हैं, सरकार को टैक्स मिला, कितने का, 50 का। और सरकार को हम मान लेते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड भी मिला, कितने का, 250 रुपए का। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मुझे तुम बता दो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना, और सरकार की टोटल रिसिप्ट्स कितनी, और सरकार का अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंडिचर कितना। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसको प्लस कर दूं 700 और इसको प्लस कर दूं 400। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर कितना कितना आ जाएगा, 700 प्लस 400 मतलब 1100। इसी तरीके से रिसिप्ट्स को अगर हम प्लस करें तो 300 और यहाँ प्लस करें तो 300। तो सरकार की रिसिप्ट्स कितनी आ जाएंगी, 300 प्लस 300 मतलब 600। तो इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो मैं देखने को मिल रहा होगा सरकार की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किससे, सरकार की टोटल रिसिप्ट से। ठीक, अगर कभी भी ऐसा होता है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है बजट डेफिसिट। ठीक, इस सिचुएशन को कहा क्या जाता है, बजट डेफिसिट कहा जाता है। ठीक, अब बजट डेफिसिट का तो अगर मैं बात करूं यहां से फिर एक हमें फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर 1100 माइनस टोटल रिसिप्ट्स 600, तो कितना आ गया, 500। तो अब 500 रुपए तो कम है, खर्चे तो पूरे हो नहीं सकते। हमें क्या करना होता है, बजट में बजट को बैलेंस करना होता है। तो अब क्या करें, तो अब 500 रुपए कम है तो हम क्या करेंगे, 500 रुपए की बोरोइंग्स कर लेंगे विदेश से, फॉरेन कंट्री से। तो अब हमारे पास 800 हो गए। अब अगर मैं देखूं 500 की बोरोइंग्स करने के बाद वहां पे टोटल कितने आ जाएंगे, 1100 आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं बजट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स एक दूसरे के बराबर हो गई। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, कौन सी, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर बराबर हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट्स के, तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम बैलेंस बजट। ठीक, अब सर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो हो वो कम हो जाए टोटल रिसिप्ट से, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इसे कहा जाता है सरप्लस बजट। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, सरप्लस बजट कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे अब देखो, हमने, तुम्हें याद होगा अभी बजट डेफिसिट की बात की थी पीछे। ठीक, बजट डेफिसिट क्या था, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर देते थे
तो हमारा बजट डेफिसिट आ जाता था। अब मजेदार बात ये है, ये बजट डेफिसिट जो होता है ना बेटा, ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट होता है इसका फॉर्मूला होता है एफ डी, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक, तो सर कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1100 माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब पीछे चलते हैं अपने लोग थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे अपने माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स कौन सी? अब ये वाली सर ना, ये वाली टोटल रिसिप्ट्स। अगर ये लोगे तो इसमें से ये 500 तुम्हें माइनस करना होगा, तो बात वो ये आएगी 600 ही। ठीक, तो हाँ, टोटल रिसिप्ट्स मतलब बोरोइंग्स को हटा के जो हमारी रिसिप्ट्स होंगी वो हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। कितनी थी? 600। तो फिजिकल डेफिसिट कितने का आ गया? 500 का। रेवेन्यू डेफिसिट, अरे यार सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक, तो अब रेवेन्यू डेफिसिट भी देख लेते हैं हम लोग एक बार से, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू डेफिसिट को शॉर्ट में आरडी लिखेंगे, एग्जाम में बेटा पूरा लिखना आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अब इसके लिए फिर से पीछे चलें, चलो फिर से पीछे चलते हैं। तो नीचे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 400, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 300। ठीक है, तो ये 400, ये 300, तो कितना आ गया? 100 आ गया। प्राइमरी डेफिसिट का भी सर फॉर्मूला होता है। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट कितना आया सर? 500 का। इंटरेस्ट पेमेंट कितना था? तो इंटरेस्ट पेमेंट हम पीछे निकाल लेते हैं जाके, ये रहा हमारा, ये यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पेमेंट? 50 रुपए का रहा। तो यानी कि ये कितना हो गया? 50। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है? 450 रुपए। ठीक, तो ये हमारे इसमें छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके अलावा अब इसमें सर और कुछ भी पूछा जा सकता है? हाँ बेटा, और कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? तो और क्या पूछा जा सकता है, चलो उसको भी हम यहीं पे आगे कवर कर लेते हैं। और आपसे इसकी इम्प्लीकेशंस पूछी जा सकती है। फिजिकल डेफिसिट की भी इम्प्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की भी इम्प्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं, और प्राइमरी डेफिसिट की भी इम्प्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब कि इनका असर, प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। तो बेटा ये पर्टिकुलरली पूछी जा सकती हैं 4 मार्क्स में। तो उसके लिए ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू क्या है? आर इनसफिशिएंट। ये इनसफिशिएंट है। ठीक, गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर इनसफिशिएंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए। ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है डिस सेविंग्स को। डिस सेविंग्स आप एडी वाले कॉन्सेप्ट से जा सकते हो। ठीक, यहाँ पे समझ सकते हो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। इसके अलावा इससे क्या होता है? रीपेमेंट
बर्डन जो होता है वो हमारे देश के ऊपर बढ़ जाता है। ठीक। और इससे देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक, तो ये आप 4 लिख देना अगर 4 नंबर में आए। इसके अलावा भी सर कुछ आ सकता है? हाँ, इसके अलावा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट में वो पूछ सकते हैं तुमसे मीजर्स टू करेक्ट इट, कि इसे सही कैसे करें। तो इसे सही करने का एक तरीका है क्या करना, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार क्या करे, अपने खर्चे को कम करे। ठीक। या सरकार क्या करे, इंक्रीज रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू बढ़ाए बाय इम्पोजिंग हायर टैक्सेस, ज्यादा टैक्सेस को इम्पोज करके। ठीक। इसके अलावा हमें पैसा चाहिए इसमें। ठीक। बोरोइंग्स तो हमने ऊपर देख ही लिया, एक रास्ता इसे सही करने का। और आखिरी पैसा ही तो चाहिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे मीजर्स होते हैं किसके, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू डेफिसिट को सही करने के। अब इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस, इससे भी क्या होगा, देश के अंदर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, ये क्या शो करता है, फॉरेन डिपेंडेंस शो करता है कि हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके साथ साथ जो पैसा आप आज ले रहे हो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, वो एक फाइनेंशियल बर्डन साबित होगा। ठीक। आज के लिए की गवर्नमेंट चुकाएगी तो भविष्य की गवर्नमेंट, तो ये हो गया। इसके अलावा ये शो करता है कि सरकार ने वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करे हैं अपने देश के अंदर। और भी कुछ हो सकता है सर? बस इसके अलावा इसके इम्प्लीकेशंस और भी हैं, जैसे कि क्या, डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब सरकार जो है एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी, जैसे मान लो ये इंडियन गवर्नमेंट है, इस साल हम पे 500 रुपए का रेवेन्यू था, हमने 500 रुपए किसी देश से उधार ले लिया, मान लो यूएसए से। अब यूएसए इस पे हम पे 10% ब्याज लेगा, तो अगली बार हम इसे 500 रुपए देने होंगे, अब 50 देने होंगे, तो हम पे 50 हो ही ना बाई चांस। तो हम नहीं होंगे क्योंकि हमारा बजट डेफिसिट में होगा, तो हम किसी और कंट्री से उधार लेंगे वो 50 रुपए। अब वो भी हम पे इस 50 रुपए पे 5 रुपए का ब्याज लेगा। अब अगली बार हमें 55 रुपए की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, एक तीसरा देश ढूंढूंगा जो मुझे कितने रुपए दे दे, 55 रुपए दे दे, फिर बाद में मुझे उसे भी ब्याज देना होगा। तो ऐसे कर करके एक हम डेप्ट ट्रैप में जाके फंस जाएंगे। ये इसका एक इम्प्लीकेशन होता है। ठीक, और क्या हो सकता है सर? और इसका एक इम्प्लीकेशन हो सकता है आपका क्राउडिंग आउट। ये क्या होता है क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे देश की सरकार ही क्या कर देती है, बोरो कर लेती है फंड्स, बोरोइंग्स कर लेती है। कहां से कर लेती है? हमारे ही देश के बैंकों से। ठीक, डोमेस्टिक बैंकों से, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फंड नहीं मिल पाते हैं। ठीक, तो ये होता है। इसके अलावा सर इसको सही करने का तरीका, हाँ, इसको भी सही करने का तरीका होता है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट मीजर्स के नाम से, कि इसे सही कैसे किया जा सकता है। इसको सही करने का एक तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सरकार आरबीआई से कहती है जितने का डेफिसिट है उतने के नोट्स छाप दो। ठीक। दूसरा, सरकार क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। कहाँ से?
पब्लिक से बोरो कर ले, देश के लोगों से उधार ले ले, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक, हम बोरो कर सकते हैं। ये हमारे इसके दो ही तरीके होते हैं मीजर्स सही करने के, मीजर्स टू करेक्ट, इसको सही करने के यही दो मेथड होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने लोग प्राइमरी डेफिसिट पे। तो प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन सेम एज फिजिकल डेफिसिट। ठीक, सब कुछ सेम होगा फिजिकल डेफिसिट की तरह से। तो बस यही आपका चैप्टर है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें इसके अलावा और हो सकते हैं, जैसे कि क्या, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, चलो मुझे याद आ गए। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं, एक दो पॉइंट जो इसके अलावा यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं बात कर लेते हैं हम बैलेंस बजट की। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट तुम्हें पता ही है, एक ऐसा बजट जहां पे सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होते हैं, टोटल रिसिप्ट्स के बराबर होते हैं। इसके कभी कभार हमसे मेरिट्स पूछ लेता है। इसके फायदे भी हैं कोई? हाँ, तो इसके फायदे हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये शो करता है कि हमारे देश की सरकार जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, वो अपने इनफ रेवेन्यूज जनरेट कर पा रही है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ये शो करता है कि सरकार ने अवॉइड किया है वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके दो मेरिट्स हो गए ये हमारे, जो हमें याद करने होते हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। हाँ, इसके डीमेरिट्स भी होते हैं। क्या डीमेरिट्स होते हैं? इससे क्या होता है, सरकार का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, मतलब सरकार अपने मन से काम नहीं कर सकती। ठीक, जहां चाहे वहां पैसा आप खर्च नहीं कर सकती। ठीक, ये क्या करता है, हैम्पर करता है देश की ग्रोथ को। ठीक, इसके अलावा हम बात करें, इससे कोई सल्यूशन नहीं मिलता किसका, टू अनएम्प्लॉयमेंट का। जब सरकार पैसा ही नहीं खर्च करेगी तो नौकरी कहाँ से क्रिएट होंगी? हमने देखा बजट का इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ठीक, तो ये बैलेंस बजट के नुकसान होते हैं। ठीक, बाकी आपने चैप्टर पूरा यहाँ पे कवर कर लिया। ये चैप्टर अपने आप में अगर बात की जाए तो 8 मार्क्स की जो वैल्यू है एग्जाम के अंदर वो रखता है। तो अच्छे से कवर करना, अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को। चलो ठीक है।